हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट लोन स्कीम की जानिब से जो कि अनाउंस हुआ है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन तमाम नीडी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, कौन एलिजिबल है और फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। अब फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए बेसिकली ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इस पे आपने आ जाना है और इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वहाँ से इजीली आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जो कि फॉर्म का डैशबोर्ड है, यानी कि जिसमें स्टूडेंट लोन स्कीम की ही डिटेल लिखी हुई है। तो अब यहाँ से आकर आप इनका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेते हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं रिक्वायर्ड, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है वो हम की लोन की डिटेल्स जो है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अप्रूव्ड जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस लोन के लिए एलिजिबल हैं, अगर उनमें आपकी एडमिशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में मैं आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से बताऊंगा कि आपने फॉर्म को फिल कैसे करना है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। बाद में आप जो है वो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। अब एडवर्टाइजमेंट में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। स्टूडेंट लोन स्कीम फॉर द एजुकेशन स्टडीज़ विद इन पाकिस्तान फॉर द सेशन 2020, 2021 एंड 2021 to 2022। अब अगर आपकी एडमिशन यानी कि 2020, 21 या 22 में हुई है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? वो सारे स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन के हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के या एमफिल के या पीएचडी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी जो एडमिशन है वो सेशन 2020, 21 और 22 में होना लाजमी है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके लास्ट एग्ज़ाम में 70% मार्क्स होना लाजमी है। एट लास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन एंड मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि मैं आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा वो आप मीट करते हो। उसके बाद फाइनेंशियली अगर आप वीक हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जो कि आप फिल करके जमा करवा सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो 29 जुलाई है। तो अभी बहुत सारे दिन हैं और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फाइनेंशियली वीक हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद इस सेकंड पैराग्राफ में यही लिखा है, द एप्लीकेशंस शैल बी कंसीडर्ड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वीएस मेरिट एप्लीकेशंस व्हिच आर नॉट सबमिटेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आर इनकम्प्लीट सबमिटेड लेट विल नॉट बी एंटरटेन। तो अवेलेबिलिटी जो फ़ंड्स की होगी उसके बेस पे आपकी अगर मेरिट पे एडमिशन है तो उसके हवाले से ही आपको ये लोन दिया जाएगा। और आपने जो है वो विद इन डेट के अंदर वो जो इनका ऑफिशियल फॉर्म है जो इनका अपना वो आपने जमा करवाना है। अगर वो आप जमा नहीं करवाते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द स्कीम आर रिक्वेस्टेड डू नॉट टू अप्लाई। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे नहीं उतरते तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें तो सही है। सच एप्लीकेशंस इफ़ रिसीव्ड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन रिसीव होती है उनको तो वो जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। एनी अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट लोन विंग आर लोन सेक्रेटिंग कमिटी शैल बी कंसिडर्ड एज अ डेफिनाइट डिसक्वालिफिकेशन इवन इफ़ द कैंडिडेट इज़ क्वालिफाइड अदरवाइज। अगर कोई आप ऐसी अटेम्प्ट करते हैं यानी कि कोई फ्रॉड वगैरह करके आप जो है वो फॉर्म को लास्ट स्टेज तक पहुंचाते हैं, यानी कि अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो भी आपको लोन नहीं मिल सकता। तो इसीलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ना वो आपने मस्ट अंडरस्टैंड करना है, उसको मस्ट रीड करना है और अगर वो आप मीट करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करें। बाकी ये जो डिटेल्स है ये थर्ड पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि ये सारी डिटेल यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सारा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो फॉर्म की 29 जुलाई है। तो आपके पास बहुत दिन है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर कोई और आपका क्वेश्चन है तो ये इनके ऑफिशियल जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें ये है
Under the scheme, the student are eligible to apply for loan provided he/she has obtained admission on merit through a normal course procedure in approved universities, colleges of the public sector mentioned hereunder. तो अगर आपकी मेरिट पे एडमिशन हुई है, जो अप्रूव्ड जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं, ये सारे जो है वो अप्रूव्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन है मेरिट पे, सेल्फ वाले नहीं, मेरिट पे अगर आपकी एडमिशन है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी का इसमें नाम देख सकते हैं। सिंपली इस लिस्ट को डाउन करें और 1 बाय 1 अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चेक करें, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है कि आपकी जो एज है वो, अगर जब आपने एडमिशन लिया था तो उस टाइम आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी एज 31 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और पीएचडी के जो कैंडिडेट्स हैं उसकी एज जो है वो 36 ईयर होना लाजमी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि आपकी जो है वो एडमिशन आपने सिक्योर्ड की हो 70% आपके लास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन में, और आपने जो है वो ये सारे जो अप्रूव्ड सब्जेक्ट्स हैं इनमें से अगर आपकी एडमिशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्रूव्ड सब्जेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग है, ऑयल गैस पेट्रोल केमिकल टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इस्लामिक, ठीक है, LLB, LLM, ठीक है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर। तो ये सारे जो है वो अप्रूव्ड सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अगर आपकी एडमिशन है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही जो सब्जेक्ट्स हैं ना, यही एलिजिबल हैं। बाकी इनमें से अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपको लोन नहीं मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ लोन में क्या है, द लोन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी फॉर। अच्छा, आपके लिए जो लोन स्कीम है वो आपकी पूरी जो है वो एंटायर ड्यूरेशन होगी, यानी कि आपकी स्टडी जब तक होगी आपको लोन मिलता रहेगा, जिसमें आपका जो फ़ीस का शेड्यूल है या आपका जो बोर्डिंग एक्सपेंसेस है, एक्सक्लूडिंग मील चार्जेस को एक्सक्लूड करके बाकी जो भी आपका बोर्डिंग एक्सपेंसेस है वो डायरेक्टली पेड होगा आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज को, ठीक है। बाकी जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह होंगे या बाकी जो भी सिस्टम होगा वो आपको डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। रीपेमेंट का ऑप्शन है, ये है कि आपने जो है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द रीपेमेंट ऑफ लोन इज़ 10 ईयर्स, तो आपके पास 10 साल हैं, आप रीपे कर सकते हैं। और इनकी जो इंस्टॉलमेंट का जो तरीक़ेकार है वो मंथली इंस्टॉलमेंट होगा आफ्टर द 6 मंथ फ्राम द डेट ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और 1 ईयर फ्राम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़। या तो आप जो है वो जॉब आपको लगेगी उसके 6 मंथ के बाद, ठीक है। उसके अगर ये नहीं तो आपकी स्टडी ख़त्म होते ही जो है वो उसके बाद आपने ये लोन पे करना है। तो अगेन ये जो सारे जो है वो अप्रूव्ड सब्जेक्ट्स हैं, अगर इनमें आपकी एडमिशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन में ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट 2 सेट्स ऑफ स्टूडेंट लोन एप्लीकेशन, तो 2 सेट आपने जो है वो सबमिट करवाने हैं। उसके बाद नीचे ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, द स्टूडेंट्स डिज़ायर टू अवेलिंग लोन अंडर द स्कीम वी अप्लाई ऑन prescribed form for financial assistance subject to her or she has got the admission on merit through normal procedure in the university। तो ये फॉर्म है, ये वाला ये इनका जो है वो ऑफिशियल फॉर्म है जो कि बोल रहे हैं कि आपने ये फॉर्म फिल करना है और आपकी मेरिट पे एडमिशन होनी चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म को फिल करने का तरीक़ेकार कुछ ये है कि ये जो है वो ऑफिस की कॉपी है, ठीक है, जिसमें आपने कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है। देखिए ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है ना, इनकी वजह से ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है और आपको लोन नहीं मिलता। तो जो भी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं वो आपने एज इट एज देनी है। अगर कैपिटल लेटर्स का बोल रहे हैं तो आपने कैपिटल लेटर्स ही लिखने हैं। अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, आपका CNIC नंबर लिखना है, आपने अपनी परमानेंट एड्रेस यानी कि हाउस नंबर और मोहल्ला, ठीक है। उसके बाद PO प्लॉट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, आपका सिटी, आपका प्रोविंस, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने आना है। अब यहाँ पर जो है वो आपने अपनी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, और अपनी फैकल्टी या डिपार्टमेंट का नाम बताना है। यहाँ पर आपने अपनी सिग्नेचर करनी है और यहाँ पर जो है वो ब्रांच मैनेजर जो है वो उनकी सिग्नेचर और उसका स्टैंप आएगा। हर यूनिवर्सिटी की एक कंसर्न ब्रांच होती है, जैसे सिंध यूनिवर्सिटी की जो है वो अपनी है ब्रांच NBP की, तो हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी होती है, तो वहाँ से आप इनको
साइन और स्टैम्प लगवाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो है वो स्टूडेंट कॉपी है, इसमें भी जो है वो आपने कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है। आपका अपना नाम, आपके फादर का नाम, आपका CNIC नंबर, आपने अपनी परमानेंट एड्रेस देनी है, मोहल्ला, PO, तहसील, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और सिटी आपने बताना है, अपना प्रोविंस बताना है। उसके बाद इसी तरीके से आपने अपना इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, आपने फैकल्टी या डिपार्टमेंट का नाम, आपकी सिग्नेचर यहाँ पर, और उसके बाद अगेन यहाँ पर जो है वो ब्रांच मैनेजर का स्टैम्प और उसकी सिग्नेचर। नीचे जैसे आते हैं तो ये जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म इन द डुप्लीकेट, ठीक है। ये जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द स्टूडेंट लोन स्कीम। ये आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स है जो कि इंटायर शुड बी इन कैपिटल लेटर्स, लीव स्पेस बिटवीन सेपरेट वर्ड्स, यानी कि हर एक आपका वर्ड है ना उनके दरमियान स्पेस आपने छोड़नी है। अगर आपके 2 नाम है तो फर्स्ट में आपने अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी परमानेंट एड्रेस देनी है। यह है कि आपने स्पेस ज़रूर देना है हर एक वर्ड के बाद, ठीक है। एक पूरा वर्ड होता है ना, उसके बाद आपने स्पेस ज़रूर छोड़नी है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो टेम्परेरी अपनी एड्रेस देनी है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, गार्डियन का नाम, ठीक है। उसके बाद अपने पेरेंट्स या गार्डियन का प्रोफेशन क्या है। उसके बाद पेरेंट्स या गार्डियन की इनकम कितनी है, ग्रॉस इनकम, ठीक है, तो वो पर annum आपने लिखनी है। उसके बाद नीचे कंप्यूटराइज NIC कार्ड ऑफ द पेरेंट गार्डियन, आपने अपने फादर का CNIC नंबर लिखना है, और नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी करंट स्टडी, कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप करंटली पढ़ रहे हैं तो आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम, प्लीज़ टिक द रेलेवेंट बॉक्स, आपने यहाँ पर अपनी स्टडी का जो है वो ड्यूरेशन बताना है, ठीक है। प्रोग्राम बताना है कि कौन से प्रोग्राम है, BSIT है, BBA है, BSc है, BScs है, BE है, BA, BCom है, MBBS, BDS, LLB, BS, MS, IT, MBA, MA। तो जो भी आपकी यहाँ पर प्रोग्राम है आपका, ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, ये PhD वाले हैं, ये सारे ग्रेजुएशन वाले हैं, आपने सिंपली इनमें टिक लगाना है एक पे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ द एडमिशन फॉर द स्टडी प्रोग्राम एज पर अब आपने डेट बतानी है कि कौन सी डेट पे आपकी एडमिशन होगी थी, ठीक है। उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट का नाम लिखना है। अगेन ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी एज पर अबो, प्लीज़ टिक द रेलिवेंट बॉक्स, आपकी स्टडी जो प्रोग्राम आपने जिसमें एडमिशन लिया उसकी ड्यूरेशन कितनी है, टोटल ईयर्स ऑफ स्टडी प्रोग्राम, यानी कि 1 साल है, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल, वो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद पर्पज़ फॉर विच द लोन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द करंट ईयर ऑफ द स्टडी प्रोग्राम एज पर फॉर अबो, तो आपने ये जो ईयर सिलेक्ट किया इसकी बेस पर आपको लोन क्यों चाहिए, पर्पज़ आपने बताना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कितना लोन चाहिए, टोटल फ़ी आपने अपनी बतानी है, अपनी बोर्डिंग फ़ी बतानी है, टेक्स्ट बुक्स का जो खर्चा आता है वो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। एस्टिमेटेड लोन रिक्वायर्ड, अब यहाँ पर आपने बताना है कि कितना आपको लोन जो है वो चाहिए फॉर रिमेनिंग पीरियड्स ऑफ स्टडी प्रोग्राम एज पर अबो, अगर आपके 2 साल बचते हैं तो आपको कितना जो है वो लोन चाहिए वो आपने यहाँ पर बताना है कि टोटल फ़ीस आपकी कितनी है, आपका बोर्डिंग फ़ीस जो है वो कितना आता है, और उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक्स जो है उसका कितना खर्चा आता है। तो उस हवाले से आपने अपनी स्टडी प्रोग्राम के बेस पे ही बताना है कि आपको रिमेनिंग कितना अमाउंट चाहिए। स्टेट ऑफ द डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन पास फ्रॉम द SSC ऑनवर्ड, तो आपने यहाँ पर जो है वो एग्जामिनेशन जो आपने पास किया है वो आपने लिखना है, एग्ज़ाम का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, ठीक है, टोटल मार्क्स, और आपने ऑब्टेन मार्क्स बतानी है, और डिवीजन या ग्रेड आपका कौन सा था वो आपने बताना है। उसके बाद वेदर रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड ड्यूरिंग द करंट स्टडी, इफ़ सो स्टेट द अमाउंट एंड सोर्स, अगर आप अपनी स्टडी के दौरान कोई और स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड ले रहे हैं कहाँ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपने येस करके उसकी भी डिटेल देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने डेट मेंशन करनी है, और यहाँ पर अपनी सिग्नेचर को जो है वो लिखना है, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ पर करनी है, आपकी मैंडेटरी है। उसके बाद ये जो है वो सर्टिफिकेट इशू होगा ब्रांच मैनेजर से, NBB की जो ब्रांच मैनेजर होगा वहाँ से जो है वो ये सर्टिफिकेट होगा, यानी कि वेरीफाई होगा द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द पेरेंट गार्डियन ऑफ मिस्टर, अब आपके फादर का नाम, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द पेरेंट्स गार्डियन ऑफ मिस्टर, आपका नाम, आपके फादर का नाम, और रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर, मोहल्ला, ठीक है, एरिया,
और पीओ तहसील आपने अपनी बतानी है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है और सिटी कौन सा है, ठीक है। उसके बाद नीचे हैव बीन वेरीफाइड एंड हेयर बाय कन्फर्म एज पर पॉलिसी ऑफ द स्कीम। तो ये जो है वो वेरीफाई होगा एनबीपी ब्रांच मैनेजर से। आपके पेरेंट्स का सीएनएससी नंबर, आपका सीएनएससी नंबर और टेलीफोन नंबर या सेल फोन नंबर आपने अपना देना है। उसके बाद ये जो है वो यहाँ पर जो है वो अपने ब्रांच मैनेजर की जो है वो सिग्नेचर और ऑफिशियल उनका स्टैम्प लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये नोट में क्या है, एप्लीकेंट इज एडवाइज टू वेरीफाई दियर पेरेंट्स फाइनेंशियल स्टैंडिंग फ्रॉम दी बैंक मैनेजर। तो ये वाला जो फॉर्म है ना, ये बैंक मैनेजर वाले ही आपका जो है वो वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज द एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन। अगर ये वेरीफाई नहीं होगा ब्रांच मैनेजर से तो आपका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बैंक मैनेजर इज एडवाइज टू पुट दियर नेम एंड सिग्नेचर नंबर ऑन द सर्टिफिकेट, अदरवाइज एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन। तो वो ब्रांच मैनेजर जो है वो अपना नाम और सिग्नेचर जो है वो इस पे ज़रूर मेंशन करेगा सर्टिफिकेट पे, अदरवाइज़ जो है वो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद ये जो है वो सर्टिफिकेट इशू होगा आपके वाइस चांसलर या प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार से, ठीक है, ऑन इंस्टीट्यूशन लेटर हेड। तो अब यहाँ पर जो है वो ये आपका वाइस चांसलर कहें या आपका प्रिंसिपल कहें या रजिस्ट्रार कहें, वो वेरीफाई करेगा कि सर्टिफाइड दैट मिस्टर आपका नाम, आपके फादर का नाम, द बोनीफाइड स्टूडेंट ऑफ डैश एंड स्टडिंग इन किस डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, ठीक है, नेम ऑफ द प्रोग्राम सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो है वो इंस्टीट्यूट का नाम आएगा और यहाँ पर प्रोग्राम का नाम आएगा, कौन से ईयर में पढ़ रहा है वो ईयर का यहाँ पर आपने मेंशन करना है। अंडर द रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आपने अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ फर्दर सर्टिफाइड दैट द एप्लीकेंट बियर्स गुड मोरल कैरेक्टर एंड हिज और हर बिहेवियर हैज़ बीन फाउंड कंसिस्टेंटली सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद दैट इज़ द एप्लीकेंट इज़ रियल इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि ये वेरीफाई होगा अपने डिपार्टमेंट से कि वाकई ये जो स्टूडेंट है वो नीडी है और इसको जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड है। उसके बाद दैट द एप्लीकेंट इज़ नॉट रिसीविंग स्कॉलरशिप स्टाइपेंड ड्यूरिंग द करंट ईयर ऑफ द स्टडी फ्राम। अब यहाँ पर वो मेंशन करेगा कि ये कोई और स्कॉलरशिप नहीं ले रहा है अपनी स्टडी के दौरान। दैट द एप्लीकेंट हैज़ ऑब्टेन डैश मार्क्स आउट ऑफ, अब यहाँ पर जो है वो आपने कितनी मार्क्स ली थी लास्ट एग्ज़ाम में और टोटल मार्क्स कितनी थी वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, कितना परसेंटेज है और यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम कब हुआ था वो आपने डेट मेंशन करनी है। नीचे आते ही यहाँ पर क्या है, दैट हिज और हर डेट ऑफ एडमिशन इन द इंस्टीट्यूशन फॉर प्रेजेंट प्रोग्राम इज़। अब कब आपकी जो है वो एडमिशन हुई थी वो डेट मेंशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। एंड फॉलोइंग विद द एज ब्रैकेट ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पर आपने जो है वो एज मेंशन करनी है जब आपकी एडमिशन हुई थी उस टाइम। That all the particulars mentioned by the applicant have been verified from the original documents submitted by the applicant at the time of admission। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाई की चुकी हैं जब इनकी एडमिशन हुई थी। दैट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम स्टडी इज़ नंबर ऑफ़ ईयर्स, आपने यहाँ पर नंबर ऑफ़ ईयर्स बताने हैं कि इतनी जो है वो इसकी ड्यूरेशन है और कब कंप्लीट करेंगे तो वो आपने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है कि हमारी जो स्टडी है वो इस डेट, मंथ और साल में पूरी होगी। लास्ट में क्या है कि रिकमेंडेड फॉर द ग्रांट ऑफ लोन फॉर द एंटायर रिमेनिंग पीरियड ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर जो है वो आपकी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार की जो है वो सिग्नेचर आएगी, ठीक है, और उसका स्टैम्प। अब यहाँ पर जो है वो ये मतलब एक्सप्लेनेशन है कि इस तरह से आपने ऊपर वाली जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। यानी कि आपका प्रोग्राम का नाम, आपका सब्जेक्ट जैसे कि बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग, बीएससी फिज़िक्स, एमएससी, ये ईयर्स ऑफ स्टडी मींस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, सेकंड सेमेस्टर सो ऑन। तो ये जो है वो एक्सप्लेनेशन है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे ये एक्सप्लेनेशन जो है वो देख कर भी फिल कर सकते हैं। अब लास्ट में कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं। Application form will not be entertained if the same is not properly and duly filled in founding missing there with the following documents। अब आपने फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करना है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं करना है। 2 photographs of the student attested by not below the rank of BPS 17, यानी कि आपके 2 फोटोग्राफ्स अटेस्टेड होने चाहिए BPS 17 ग्रेड के ऑफिसर से, इससे नीचे वाला नहीं, यानी कि 16 वाला जो है वो नहीं कर सकता, BPS 17 वाले से ही आपने जो है वो अटेस्ट करवाने हैं। उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ फोटोकॉपीज़ ऑफ फीस चालान रेज डिमांडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट।
तो आपने जब वो चालान पेड किया था अपनी एडमिशन का या अपने सेमेस्टर का, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके बोर्डिंग एक्सपेंसेस की जो है वो चालान है, वो भी जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट अदर्स। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपके फादर एम्प्लॉयर हैं तो उनका जो है वो इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, वो भी वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी का फादर जॉब वगैरह में नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉय है, तो उनका इनकम सर्टिफिकेट उनके जो एरिया के काउंसलर है या यूनियन काउंसलर है वो इशू करके देंगे। उसके बाद अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल जो है वो भी अटेस्ट होना चाहिए। आपका NIC आपके फादर का, आपका भी अटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद नीचे अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके सेकेंडरी का, आपके हायर सेकेंडरी का, आपके डिग्रीज़ का, आपके मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट्स, लास्ट एग्जामिनेशन, कितने भी आपके जो है वो सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स हैं वो सारी अटेस्ट होनी चाहिए। A certificate in original from the Vice Chancellor, Principal, Registrar of the concerned University letterhead confirming date of admission, completion, date of study। तो एक और लेटर जो कि सर्टिफिकेट कह लें, जो कि ओरिजिनल, जो कि वाइस चांसलर आपको इशू करेगा आपकी यूनिवर्सिटी के जानिब से, वो एक लेटर होगा जिसमें आपकी एडमिशन की डेट कंफर्म होगी और कब कंप्लीट होगी वो भी जो है वो उसमें मेंशन होगी। वो एक सर्टिफिकेट वहाँ से इशू होगा। 4 अनस्टैम्प्ड सेल्फ एड्रेस एनवलप परमानेंट एंड हॉस्टल एड्रेस के जो है वो 4 अनस्टैम्प्ड जो है वो एनवलप होने चाहिए इसके साथ, जिसकी साइज़ जो है वो 5x11 होनी चाहिए। एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड ऑन द मेरिट अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, यानी कि आपकी एडमिशन जो है ना वो मेरिट पे होनी चाहिए। और ये सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप मेट करते हो और सारा फॉर्म अच्छे तरीके से आपने फिल किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। करंट एंड रिमेनिंग ईयर फ़ी मस्ट बी मेंशन इन द कॉलम नंबर 5 और 6। तो ये याद रखें कि करंट जो आपके ईयर्स हैं या आपकी फ़ीस है वो आपने ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है, ताकि आपकी जो है वो कैलकुलेशन में कोई भी रॉन्ग वगैरह ना हो। यानी और 6वां कॉलम जो ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने केयरफुली फिल करना है, ठीक है। ये वाला पर्पज़ और एस्टिमेटेड लोन रिक्वायर्ड फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ स्टडी, तो ये आपने केयरफुली फिल करना है ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपके काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।